नमस्कार दोस्तों, विराज की वाणी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी कार्तिक जी की है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। दोस्तों मेरा नाम कार्तिक है। यह घटना जो मेरे साथ घटी लगभग 8 साल पहले की है। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 30 साल है। 22 वर्ष की उम्र में मुझे मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी मिली थी। यह घटना तभी मेरे साथ घटी थी। दोस्तों मेरे गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीवापुर गांव में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ था। मेरी नौकरी इसी पावर प्लांट में लगी थी। अपने घर से आने जाने में मुझे काफ़ी दूर पड़ने वाला था, जो कि असंभव था। मैं रोज़ नहीं आ जा पाता, तो मेरे पिताजी ने मुझे वहीं पर रहने की सलाह दी। मेरे पिताजी की वहाँ कुछ जान पहचान थी, इसलिए वहाँ कमरा किराए पर मिलने में मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मुझे एक कमरा आसानी से मिल गया। लेकिन जहाँ पर यह पावर प्लांट लगा था दोस्तों, आजू बाजू पूरा सुनसान एरिया ही था। वहाँ आजू बाजू कोई घर गांव नहीं थे। तो प्लांट से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव भीवापुर में ही एक छोटा सा कस्बा था, जहां मुझे कमरा किराए पर मिल गया। सबकी बात मानकर मैंने वहीं पर ले लिया। वैसे मैं चाहता था कि मुझे कमरा पावर प्लांट के बिल्कुल पास ही मिल जाए, पर उस एरिए के बाद देखने के मैंने यही सोचा कि इस सुनसान जगह में रहने से अच्छा है, भले ही थोड़ा दूर पड़े लेकिन कम से कम आसपास लोग तो हैं। दोस्तों मैंने जिनके घर पे रूम रेंट पर लिया हुआ था उनका नाम हरी काका था। सब लोग प्यार से उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते थे। मेरे साथ उनका लगाव बिल्कुल बेटे जैसा ही था। रोज़ मुझे खाना खाया या नहीं ये ज़रूर पूछते थे और उसके बाद ही बातचीत करते थे। हरी काका हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे। सुबह भी जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे। उनका घर बस इसी की कमाई से चलता था। मुझे पकड़कर एक और किराएदार था। जैसे तैसे उनका इन पैसों से गुजारा चल जाता था। लेकिन देर रात ऑटो चलाने की यही उनकी लत कहो या मजबूरी कब उनके लिए जानलेवा साबित हो गई, इस बात का अंदाज़ा तो शायद हरिका को भी नहीं था। अगर किसी को भी इस बात का अंदाज़ा होता कि देर रात ऑटो चलाने की वजह से बात उनकी जान पर आ जाएगी, तो शायद वक्त रहते ही कोई उन्हें आगाह कर देता। भले ही कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो पैसे की, पर इंसान की जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। मुझे हरी काका के घर पे रहते लगभग 2 महीने हो गए थे। मेरा कामकाज भी ठीक चल रहा था। जहाँ पर मैं रह रहा था वहीं पास से एक हाईवे भी गुजरती थी। सबका कहना था कि हाईवे के बगल वाले चौराहे को हॉन्टेड माना जाता है। वैसे मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, पर लोगों से सुनी सुनाई बातें कहीं ना कहीं मन में डर पैदा कर ही देती हैं। लोगों का कहना था कि उस चौराहे के पास बहुत बार एक्सीडेंट हुए हैं और लगभग सबकी जान उस एक्सीडेंट में जा चुकी है, जितने भी हादसे उस रोड पर हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि देर रात वहाँ से गुज़रना खतरे से खाली नहीं होता। पर दोस्तों मेरा काम ही कुछ ऐसा था। मुझे अक्सर रात को वहाँ गुज़रना पड़ता था काफ़ी टाइम हो जाने पर। कई बार तो मैं शाम तक घर लौट आता था, पर कई बार काम की वजह से मैं वहाँ पर देर रात से भी गुज़रता था। लेकिन मुझे कंपनी की बस ड्रॉप कर देती थी। एक दिन मैंने हरी काका से पूछा, काका एक बात बताइए, ये लोग चौराहे के बारे में इतनी बातें क्यों बनाते हैं? किसी ने कुछ देखा है क्या, या किसी के साथ कुछ हुआ था क्या? तब हरी काका ने बताया, बेटा उस चौराहे के पास जो पुल है
जिसके नीचे से नदियाँ भी गुज़रती है। जब वो पुल बनने वाला था, सुना है कि जब भी वो पुल बनाने लगते थे कोई ना कोई अड़चन अक्सर आड़े आ ही जाती थी। तो किसी के कहने पर, तांत्रिक कहो या फिर बाबा, पता नहीं बेटा, पर कहते हैं कि वहाँ किसी की बलि चढ़ाई गई थी। बस तभी से ये सब हादसे होने शुरू हो गए। बहुत ही मनहूस पुलिया है वो। इसीलिए कहता हूँ बेटा, जब भी देर रात को घर आते हो भगवान का नाम लिया करो। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम भी गांव के पंडित जी से रक्षा कवच ले लो। कहते हैं जो बातें हम सुनते हैं अक्सर हमारे दिमाग पर असर कर ही जाती हैं। मुझे भी कई बार ये लगता था कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ जैसे कि बहुत ही मनहूसियत सी छाई रहती है अक्सर रात को वहाँ पर। एक दिन दोस्तों, हमारे पावर प्लांट पे शटडाउन था। दिन के वक्त काम नहीं हो पाया। शाम को जब बिजली आई तो हमको अपना काम पूरा करना पड़ा। उस रात करीब 2 बज चुके थे। इतनी रात को आने में सबको परेशानी होने वाली थी, तो कंपनी ने एक साथ ही सबको बस में भेज दिया। बस मुझे उसी चौराहे पर ड्रॉप करके चली गई। वहाँ से मेरे कमरे का फासला कुछ ज़्यादा नहीं था, लगभग 15-20 मिनट का ही फासला था वहाँ से। पर दोस्तों, उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। यह बाद में मुझे पता चला कि वो रात अमावस्या की काली रात थी। मुझे इन सब बातों के बारे में ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं। अमावस की उस काली रात और ऊपर से तेज़ बारिश जब मुझे चौराहे पर बस ड्रॉप करके गई, चारों तरफ गहरा सुनसान अंधेरा था। आजू बाजू कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैं रास्ता खोजते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तेज़ बारिश लगातार चल रही थी। जैसे ही चौराहा क्रॉस करके मैं बढ़ा, दोस्तों, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे पलटकर देखने की सोची, पर तभी मुझे मेरे दादाजी की कही बात याद आ गई। बेटा, इन सब ऊपरी शक्तियों को अगर तुम्हें कभी एहसास हो कि तेरे पीछे कोई है तो बेटा भगवान का नाम लेना, पर पीछे पलटकर मत देखना। दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने पीछे पलटकर तो नहीं देखा, बल्कि भगवान का नाम लेते हुए तेज़ गति से आगे बढ़ने लगा। पर जितनी ही तेज़ गति से मैं बढ़ रहा था, पीछे कदमों की आहट वैसे ही तेज़ होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे मेरे पीछे पायल की आवाज़ आने लगी। ऐसे लगा जैसे कोई औरत मेरे पीछे पीछे आ रही हो। यह सुन मैं और भी ज़्यादा डर गया, मानो कांप ही रहा था। यूँ कहो सर्दी की वजह से, पर नहीं, असल में मैं डर की वजह से कांप रहा था। मैं जैसे तैसे भगवान का नाम लेके के बढ़ता ही जा रहा था, पर रास्ता मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों। तभी एक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जैसे ही मैं वो ब्रिज के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा। मैं बहुत सहम गया था उस भारी सी आवाज़ को सुनकर, पर मैंने तब भी पीछे पलटकर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। इसके बाद मुझे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी हंसी सुन के मेरे और ज़्यादा होश उड़ गए। ना चाहते हुए भी दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा हो। पता नहीं कैसे, पर वो जैसे ही मैं आगे बढ़ा कि तभी एक धुंधली सी आकृति मुझे सामने खड़ी दिखाई दी। वह देख मैं वही डर कर रुक गया। पीछे से पायल की आवाज़ जो आ रही थी वो धीरे धीरे मेरे पास आके जैसे रुक गई। दोस्तों, मेरे लिए आगे कुआं और पीछे खाई ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मैं आंख बंद कर हाथ जोड़ सिर्फ भगवान का नाम लेने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हो। मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। जैसे ही मैं पलट के देखा दोस्तों, समझो मेरे वहीं होश उड़ गए। वहाँ बहुत ही भयानक आकृति खड़ी थी। वो औरत थी, चुड़ैल या भूत,
दोस्तों मुझे इस बारे में तो जानकारी नहीं थी, पर उसका वो भयानक रूप देख मेरे होश फाख्ता हो गए। खुले बिखरे बाल, कटी फटी त्वचा, लंबे लंबे गंदे से नाखून, चेहरे पे सब तरफ बिखरा हुआ खून, और उन फटे होठों से जब अजीब सी मुस्कुराहट से उसने मेरी तरफ देखा, मेरे मुंह से ज़ोर ज़ोर से बजरंगबली का नाम निकलने लगा। दोस्तों पता नहीं वह कैसे मेरे अंदर शक्ति आ गई। मैं जल्दी में तेज़ी से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैंने आंख बंद कर रखी थी, पर जब आंख खोली तब मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही बहुत तेज़ी से अपने घर की तरफ आ गया। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने घर पहुंचकर समय देखा तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या मैं इतनी देर से उस रास्ते पर घूम रहा था। दोस्तों मुझे लग तो रहा था कि जैसे रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे पैर मानो जवाब दे चुके थे। मैं घर आते ही सबसे पहले घबराए हुए सरसों का तेल पकड़कर अपने पैरों की मालिश करने लगा। मैं जैसे ही लेटकर पैर दबा रहा था कि तभी वहाँ हरी काका आ गए। मुझे पैरों पर तेल लगाता देख बोले, क्या बात है बेटा, पैर दर्द कर रहे हैं क्या? कहीं से दौड़ लगा कर आए हो क्या? तो मैंने डरते हुए हरी काकों को सारी बात बता दी। तब हरी काका ने कहा, बेटा तेरी किस्मत अच्छी है और तूने सही किया कि भगवान का नाम लेते हुए घर तक पहुंच गया। ये बुरी शक्तियां भगवान के नाम के आगे नहीं टिक सकती। दोस्तों उसी दिन मैं इतना घबरा गया था कि बहुत तेज़ मुझे बुखार आ गया था। हरी काका ने गांव के पंडित को बुलवाकर मेरा झाड़ा करवाया और मुझे दवा दिलवाई। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी नॉर्मल हुई, मैं फ़ौरन अपने घर के लिए निकल गया। लगभग 15 दिन बाद, मजबूरी में ही कहो या फिर मेरी ज़रूरत, मुझे वापस काम पर तो लौटना ही था, तो मैं आ गया। मैंने अपने घर पर अपने आने की वजह तब नहीं बताई थी। मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि शायद कुछ दिन की छुट्टी लेकर मैं आया हूँ। मैंने ये सोचकर घर पे तब नहीं बताया था कि मेरे घर वाले भी बहुत डर जाएंगे। खैर दोस्तों, जब मैं वापस अपने रूम पर पहुँचा तब वहाँ का नज़ारा देखकर भी मैं हैरान रह गया। हरी काका की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनका चेहरा मानो पीला पड़ चुका था। कमज़ोर भी काफ़ी लग रहे थे। तब मैंने जाकर पूछा, हरी काका आपकी तबीयत ये सब कैसे हुआ? तब हरी काका ने बताया, बेटा जिस दिन तू यहाँ से गया था उसी रात मेरे साथ भी एक बहुत बुरा हादसा हुआ। तब मैंने हरी काका का हाथ सहलाते हुए पूछा कि काका क्या हुआ था आपके साथ? तब उन्होंने बताना शुरू किया कि बेटा उस दिन मैं दिन में सो गया था, इसीलिए मैं शाम को निकल गया रोज़ की तरह अपनी सवारी देखने। उस रात किस्मत कहो या बदकिस्मती, मुझे सवारी तो काफ़ी मिल रही थी। मैं काफ़ी लेट हो गया था। रात के करीब 11 बजे मुझे वो आखिरी सवारी मिली। वो 3 लोग थे। वही चौराहे से आगे नाके पर जाने के लिए वो मेरे ऑटो पर बैठे थे। मैंने भी आम पैसेंजर समझकर बिठा लिया और अपने रास्ते चल दिया। लेकिन बेटा जब से वो तीनों मेरे ऑटो में बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड बहुत बढ़ गई है। वो तीनों कोई भी बात नहीं कर रहे थे, एकदम चुपचाप से बैठे हुए थे। तब मैंने ही बात छेड़ दी कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? आप लोग नए हो क्या यहाँ पर अक्सर रात को भूत प्रेत घूमते हैं। मेरे किराएदार के साथ भी एक बहुत डरावना हादसा हुआ था। बहुत डर गया था वो बेचारा।
बहुत मुश्किल से उसकी मानो जान बची थी उस दिन। मैं ये सब कह ही रहा था कि तभी उनमें से एक बोला, उसकी वो रौबदार आवाज़ से भी जैसे मैं घबरा गया। देर रातों को तो तुम भी यहाँ घूम रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता भूत प्रेतों से? तो मैंने कहा, मेरे पास तो रक्षा कवच है, वैसे कभी मेरा भूत प्रेतों से खुद सामना नहीं हुआ। तो मेरी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, हुआ नहीं या तुम्हें एहसास नहीं हुआ? उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने फिर से अपना रक्षा कवच टटोल कर देखा, तब मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। मेरे हाथ पे बंधा हुआ कलावा मेरे हाथ पे नहीं था। यह देख मानो मेरा ऑटो भी मिस बैलेंस हो गया। किसी तरह से ऑटो संभालते हुए मैं आगे बढ़ा कि तभी एक ज़ोरदार रोकदार आवाज़ आई, यहीं रोक दो। मैंने ज़ोरदार ब्रेक मारी और उनमें से एक पैसेंजर नीचे उतर गया। वो मुझे पैसे देकर आगे बढ़ने ही लगा कि मेरे होश उड़ गए। जैसे ही मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, मैं बिना पैसे लिए ही ऑटो आगे बढ़ा दिया। मेरी ये बात देखकर पीछे बैठे हुए पैसेंजर बोले, क्या बात है, बिना पैसे लिए ही भाग रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? मैंने डरते हुए कहा, आप लोगों ने देखा नहीं क्या? वो आपके साथ जो बैठा था, क्या आप उसको जानते हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, उस आदमी के पैर उल्टे थे, वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई शैतान था, कोई भूत प्रेत। हम इसीलिए वहाँ से तेज़ी से भाग आए। उन्होंने कहा, पैर उल्टे थे? कैसे? ऐसे तो नहीं। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैंने नीचे की तरफ देखा। उनका इशारा अपने पैरों की तरफ था। वो देख मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया बेटा। उन दोनों के पैर भी उल्टी तरफ थे। तभी एक ज़ोरदार हंसी की आवाज़ आई। उसके बाद बेटा मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। गाँव के ही कुछ लोग मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि तुम चौराहे से थोड़ी दूरी पर बेहोश गिरे पड़े थे ऑटो के बाहर। बेटा जब मुझे होश आया तो मैंने जाकर ऑटो देखा। मेरे हाथ से गिरा हुआ कलावा वहीं ऑटो पे ही गिरा पड़ा था नीचे की तरफ। मुझे लगता है बेटा शायद वही एक वजह है जो मेरी जान उस दिन बच गई। हो सकता है वो मुझे मार ही डालते या मेरे साथ क्या करते भगवान ही जाने। पर उसी दिन से बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। दवा दारू असर नहीं कर रही। हरी काका की ये बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था। हरी काका के परिवार में सिर्फ वही एक थे जो परिवार का पालन पोषण करने वाले थे। दोस्तों, हरी काका पर जब कोई दवा दारू का असर नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। सबको यही लग रहा था कि हरी काका की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उन्हीं भूत प्रेतों की वजह से हुई। दोस्तों, मेरे को इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैं इतना डर गया था कि मैंने तुरंत वहाँ से कमरा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मैं कमरा छोड़कर कहीं और कमरा ढूंढ ही रहा था कि जब मेरे पिताजी का फ़ोन आया। तब न चाहते हुए भी मैंने उनको सारी घटना सत्य बता दी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा ऐसी जगह पर काम करने से अच्छा है कि तू लौट आ। 2 रोटी कम खा लेंगे पर कम से कम अपने घर पे तो होंगे। दोस्तों, मैं अपने पिताजी की बात मानकर वो नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। कुछ दिन मैंने पिताजी के साथ ही रहकर गाँव में खेतों में काम किया। फिर मुझे दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिल गई और दोस्तों मैं अब से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ ये हुई घटना मेरी सत्य घटना है। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक जी के साथ घटी एक सत्य घटना। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में?
प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड नाइट दोस्तों।